हेलो स्टूडेंट आज हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा ग्रेविटेशनल फोर्स होल्ड्स द सोलर सिस्टम टुगेदर। ग्रेविटेशनल फोर्स होल्ड्स द सोलर सिस्टम टुगेदर, राइट। तो बच्चे, हमने कल जब ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ी थी वो आपको अच्छे से क्लियर होगा, आई होप सो। आज हम देखेंगे कि आपको पता है सोलर सिस्टम में क्या होता है, आपके प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है। अब वो प्लैनेट्स जो है वो किसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं? सन के, ठीक है। अब हमने क्या देखना है कि जो हमारे सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं उन सबको एक साथ होल्ड करके कौन रखता है, वो कौन सी फोर्स होती है बच्चे? वो है आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। जैसे आपको पता है बच्चे कि आपका जो सोलर सिस्टम होता है, सोलर सिस्टम में आपके जो प्लैनेट्स हैं वो कैसे मूव करते हैं? सर्कुलर ऑर्बिट, है ना। सर्कुलर ऑर्बिट क्या होता है? ऑर्बिट होता है पाथ। क्या होता है? पाथ, ठीक है। वो एक सर्कुलर पाथ में क्या करती हैं? रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, सन के अराउंड। और जो आपके सैटेलाइट्स होते हैं, देखिए बच्चे, जो आपके प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है, वो किसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं? वो रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, ठीक है। सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। और जो आपके सैटेलाइट्स हैं, जो आपके सैटेलाइट्स होते हैं वो किसके अराउंड मूव करते हैं? वो करते हैं आपके प्लैनेट्स के, ठीक है। सन के अराउंड कौन रिवॉल्व होते हैं? प्लैनेट्स। एंड प्लैनेट्स के रिवॉल्व होते हैं आपके सैटेलाइट्स, ठीक है। अब बच्चे, एक फोर्स होती है जिस फोर्स की वजह से ये सारे ऑब्जेक्ट जो है वो किस पाथ में मूव करते हैं? सर्कुलर पाथ, या फिर आप बोलते हैं इसको ऑर्बिट, ठीक है। एक जिस पाथ में वो रिवॉल्व करते हैं उनको बोलते हैं ऑर्बिट, ठीक है। तो एक फोर्स होती है, पर्टिकुलर फोर्स होती है, जिस फोर्स को यूज करके आपके सैटेलाइट्स या आपके जो प्लैनेट्स हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट या सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। उस फोर्स को कहते हो आप सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स, ठीक है। ये आपको पता होगा कि दो टाइप्स की फोर्स जो रहती है, सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपेटल, ठीक है। जो इनसाइड आपको फोर्स लगती है, इनसाइड इनवर्ड्स, उसको कहते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। तो प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स जो जैसे प्लैनेट्स जो सन के अराउंड रिवॉल्व करेंगे या सैटेलाइट जो प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करेंगे, वो एक पर्टिकुलर फोर्स की वजह से ही वो क्या करते हैं? इनके सराउंडिंग, इनके अराउंड रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर पाथ में। तो वो कौन सी फोर्स है? वो है आपकी सेंट्रीपेटल फोर्स, ठीक है। अब बच्चे, अगर हम बात करें प्लैनेट्स की, कि जब प्लैनेट्स आपके सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं तो उस टाइम जो सेंट्रीपेटल फोर्स जो है वो कौन प्रोवाइड करवाता है? तो बच्चे, उस टाइम जो सेंट्रीपेटल फोर्स है वो आपका सन प्रोवाइड करवाता है बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन, ठीक है। ये एक पॉइंट आप नोट करिए। आप यहां लिखेंगे इन केस ऑफ प्लैनेट्स मूविंग अराउंड द सन, ओके। In case of planets moving around the sun, the centripetal force is provided by the gravitational force of the sun, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल बच्चे, ये सन है, ठीक है।
इसके अराउंड में क्या है आपके प्लैनेट्स है, ठीक है, क्या है आपके इसके अराउंड आपके सॉरी प्लैनेट्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि अगर हम प्लैनेट्स एंड सन की बात करते हैं कि अगर आपके प्लैनेट जो हैं वो सन के अराउंड मूव कर रहे हैं सर्कुलर पाथ में, तो सेंट्रीपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? सेंट्रीपेटल फोर्स जो है वो आपकी सन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो ये वाली फोर्स को क्या करेगी? सेंट्रीपेटल फोर्स को प्रोवाइड करेगी, ठीक है। ये था आपका प्लैनेट्स अराउंड द सन का केस। अगर हम बात करें अब सैटेलाइट्स एंड प्लैनेट्स की, तो उस केस में सेंट्रीपेटल फोर्स को कौन अप्लाई करेगा, कौन प्रोवाइड करेगा? नेक्स्ट इज in case of satellites in case of satellites moving around the, ठीक है, सैटेलाइट्स किसके अराउंड मूव करते हैं? अराउंड द planets, the centripetal force is provided by the, बच्चे अब कौन प्रोवाइड करेगा? by the gravitational फोर्स ऑफ प्लैनेट्स, ठीक है, जिसके अराउंड वो रिवॉल्व कर रहे हैं, वही आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है? अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से उस सेंट्रीपेटल फोर्स को प्रोवाइड या प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब बच्चे आपको पता है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो सन एंड अर्थ के बीच में होती है, उसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो आपका अर्थ है, ठीक है, ये है ना, ये आपका सन है, ठीक है, ये क्या है? सन। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्या है? आपकी अर्थ। तो किस वजह से आपका अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है? ठीक है, किस वजह से? जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है किसके बीच में? सन एंड अर्थ के बीच में। उसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आपका अर्थ जो है वो रिवॉल्व करता है सर्कुलर मोशन में अराउंड दी सन। क्लियर? चलिए, अब बच्चे आपने देखा होगा जो टाइड्स आते हैं, है ना, जो टाइड्स आते हैं वो कैसे आते हैं? ठीक है ना, जो आपके टाइड्स वगैरह आते हैं किसमें? सी में। वो कैसे आते हैं? वो भी बच्चे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ड्यू टू द gravitational force of attraction, ठीक है। टाइड्स होते क्या है बच्चे? आपको पता है ना, सी में टाइड्स आते हैं, मतलब पानी क्या करता है? पहले अप फिर लो, फिर अप, राइज एंड फॉल करता है। टाइड्स में क्या होता है? सी में आते हैं ये वाटर लेवल जब आपका राइज एंड फॉल करता है, ठीक है, राइज एंड फॉल ऑफ वाटर, वो क्या होते हैं? आपके टाइड्स, राइट। तो बच्चे अब टाइड्स कब आते हैं कि आपको पता है कि जब मून और आपके there is a force of gravitational force of attraction which the moon and the sun exert on the water surface in the sea, ठीक है। सन एंड मून के बीच में जो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ठीक है, किस पे? ऑन द सरफेस ऑफ वाटर पे। उस टाइम आपके क्या आते हैं? उस टाइम आपके आते हैं टाइड्स, ठीक है। क्लियर है? अब नेक्स्ट हम देखेंगे, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, राइट। चलिए, अब बच्चे केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन क्या बोलते हैं? हाँ, देखिए बच्चे, एक आपके एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम था जोहान्स केपलर, ठीक है। इन्होंने बच्चे क्या किया था? ये एक एस्ट्रोनॉमर थे
जिन्होंने 16th सेंचुरी में क्या बताया, 3 लॉज बताए जो आपके किसको बताते थे कि आपका जो मोशन होता है प्लैनेट्स का अराउंड द सन, ठीक है, ये सन है और इसके अराउंड जो आपके प्लैनेट्स होंगे उनके लिए इन्होंने क्या दिया, एक लॉ दिया, ठीक है, 3 लॉज दिए जिनको, और वो जो 3 लॉज दिए उन्होंने उसको कहते हैं प्लैनेटरी मोशन, ठीक है, क्या कहते हैं उसको, प्लैनेटरी मोशन। तो चलते हैं देखते हैं कौन कौन से लॉज थे उनके। सबसे पहले देखेंगे हम फर्स्ट लॉ। चलिए अब देखते हैं बच्चे कैप्लर्स ने फर्स्ट लॉ में क्या बताया। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कैप्लर्स का, द प्लैनेट मूव इन elliptical orbit around the sun with the sun at one of the two foci of the elliptical orbit। चलिए बच्चे पहले एक बार इसको पढ़ लेते हैं। इसमें क्या कहा है फर्स्ट लॉ में, द प्लैनेट्स मूव इन एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन विद द सन एट वन ऑफ द टू फोकाई ऑफ द एलिप्टिकल ऑर्बिट। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एलिप्टिकल है क्या। बच्चे एक आपको पता है क्या शेप होती है, इसको क्या बोलेंगे, सर्कल, ठीक है, सर्कल की ही एक फॉर्म होती है बट वो इस टाइप में होती है, इस शेप की, ठीक है, इस शेप की, इसको क्या बोलेंगे, एलिप्टिकल, राइट। अब ये आपको लॉ क्या बताता है कि आपको ये तो पता है कि प्लैनेट्स जो हैं वो किसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, सन के अराउंड, ठीक है, प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, क्लियर। बट अब ये फर्स्ट लॉ आपको बताता है कि जो आपके प्लैनेट्स जब सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं वो किस में करते हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट में, ऑर्बिट मीन्स पाथ, है ना, मतलब एलिप्टिकल पाथ में वो क्या करते हैं, सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। अब बच्चे देखो एक और मेन पॉइंट आपको क्या देखना है बच्चे, अगर हम सर्कल की बात करें तो सर्कल में आपको पता है कि एक फोकस पॉइंट होता है, ठीक है, एक फोकस पॉइंट होता है और फोकस पॉइंट एक है, सेंटर पॉइंट एक है। अब सर्कल में से जहां भी आप पॉइंट लेंगे यहाँ से इसका सेंटर का डिस्टेंस जो होगा वो सेम होगा, है ना, किसी भी पॉइंट से आप देखेंगे इसको क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे, और ये हर पॉइंट से, सर्कल के पाथ के हर पॉइंट से इसका जो डिस्टेंस या रेडियस होगा वो क्या होगा, सेम होगा, किस केस में, सर्कल के केस में, क्लियर। अब अगर हम मतलब यहाँ पे क्या होगा, वन फोकस है। अगर हम एलिप्टिकल की बात करें तो एलिप्टिकल के केस में बच्चे आपके 2 फोकाई होते हैं। फोकाई क्या होता है, आपका फोकस का प्लूरल, ठीक है, फोकस का अगर हम प्लूरल लें तो उसको बोलते हैं फोकाई, राइट, क्या बोलते हैं, फोकाई, ओके। अब एलिप्टिकल जो है, ठीक है, एलिप्टिकल में है एलिप्टिकल में क्या होता है, आपके 2 फोकाई हैं, एक F1 और एक F2। अब होता क्या है, किसी भी पॉइंट से, फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ है और ये अर्थ क्या करता है, रिवॉल्व करता है अराउंड, है ना। अब जब ये अर्थ जो होगा, अब इसने क्या कहा है कि द प्लैनेट मूव इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन, एंड जो सन है दोनों में से किसी एक फोकाई पे क्या होगा, सन होगा, फॉर एग्जाम्पल इस पे है। अब एलिप्टिकल ऑर्बिट जो है उसमें 2 फोकाई है। अब इसमें क्या होता है बच्चे, एक तो 2 फोकस है, फॉर एग्जाम्पल अर्थ पहले जो है यहाँ पे है, ठीक है। अब फर्स्ट लॉ जो है वो यहीं तक ही रखिए, ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि जो आपका प्लैनेट्स हैं वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, और जो आपका सन है वो दोनों में से किसी एक फोकाई पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे ले लो या यहाँ पे ले लो, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस, ठीक है, कि वो दोनों फोकाई में से किसी एक फोकाई पे आपका क्या प्रेजेंट होता है, सन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, इसको क्या बोलोगे आप, इसको आप बोलोगे
फर्स्ट लॉ, ठीक है, केपलर्स फर्स्ट लॉ। अब देखते हैं कि केपलर्स का सेकंड लॉ क्या बताता है। चलिए, अब बच्चे सेकंड लॉ क्या बताता है कि ईच प्लैनेट, पहले हम इसका लॉ लिख लेते हैं। ईच प्लैनेट revolve around the sun in such a way that the line joining the planet to the sun sweeps over equal areas in equal interval of time, राइट। अब बच्चे ये क्या बताता है सेकंड लॉ बोल रहा है कि जब हर प्लैनेट जो आपका सन के अराउंड रिवॉल्व करेगा वो इस तरह से रिवॉल्व करेगा दैट द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट टू द सन स्वीप्स ओवर इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल आप देखिए डायग्राम से, ये क्या है आपका इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या बताया, 2 फोकाई होते हैं F1 एंड F2, और एक फोकाई पे आपका क्या प्रेजेंट है, सन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, आपकी अर्थ रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अर्थ है, ठीक है, अर्थ इज ए प्लैनेट, राइट। सो अगर बच्चे आपको पता है कि अर्थ जो है कंप्लीट रिवॉल्व करता है 365 डेज 6 आवर्स, आई थिंक सो। तो अगर हम बच्चे फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या लिया, पहले अर्थ यहाँ पे था, ठीक है। जब अर्थ यहाँ पे था, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अर्थ पहले यहाँ पे है, ठीक है। फिर 30 डेज के बाद, आफ्टर 30 डेज अर्थ कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया। अब जो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, यहाँ से एंड यहाँ तक, ये क्या है, इसका स्वीप एरिया, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब नेक्स्ट 30 डेज में, फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट 30 डेज में वो कहाँ पहुंचा, यहाँ तक, ठीक है। अब आपने जो नेक्स्ट एरिया जो स्वीप होगा वो इसके और इसके बीच में लेना है। तो ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि जितना एरिया आपका प्लैनेट, जब आप लाइन ज्वाइन करेंगे प्लैनेट एंड सन के बीच में, तो जो एरिया स्वीप हो रहा होगा वो क्या होगा, हर इक्वल इंटरवल में सेम एरिया जो होगा वो स्वीप होगा। फॉर एग्जाम्पल कि पहले 30 डेज में इतना हुआ, फिर नेक्स्ट में इतना हुआ, मतलब इक्वल एरिया क्या होता जाएगा, स्वीप होता जाएगा। अब इसमें एक चीज आपको नोट क्या करनी है कि अब आप देखिए इस केस में क्या होता है, 2 फोकाई है, ठीक है। अगर प्लैनेट आपका इसके क्लोज होगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऐसे होगा, और इसी केस में यहाँ पे क्या होगा, दूर होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब आपके प्लैनेट जो हैं वो फास्ट मूव करते हैं, प्लैनेट फास्ट मूव करते हैं जब वो सन के क्लोज होंगे, और वो जब सन के दूर होंगे तो वो क्या करते हैं, स्लोली मूव करते हैं, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो ये केपलर सेकंड लॉ आपको बताता है कि प्लैनेट्स जो है वो कांस्टेंट मूव नहीं करते, ठीक है। प्लैनेट जो है वो क्या करते हैं, कांस्टेंट, जैसे सर्कल के केस में कांस्टेंट मूव होता है, बट इस केस में कांस्टेंट मूव नहीं होते। क्यों, इसमें क्या होता है आपका कि स्पीड जो होती है वो वैरी करती है। स्पीड जब आपका प्लैनेट्स जो हैं वो सन के पास होंगे तो स्पीड ज्यादा होगी, है ना। अगर प्लैनेट्स उससे दूर होंगे सन से तो स्पीड कम होगी, ठीक है। तो ये था आपका केपलर्स का सेकंड लॉ। अब थर्ड लॉ क्या बताता है केपलर का, चलिए थर्ड लॉ आपको केपलर्स का क्या बताता है, द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस, the cube of the mean distance of a planet from the sun
is directly proportional to the square of time it takes अराउंड द सन। अभी क्या बोलता है बच्चे, मीन डिस्टेंस क्या होता है, एवरेज डिस्टेंस है ना, कि जो प्लैनेट जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं उसके अराउंड, तो एक एवरेज डिस्टेंस निकाला जाए तो एवरेज डिस्टेंस का क्यूब किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आपका स्क्वायर ऑफ द टाइम जो प्लैनेट्स लेते हैं सन के अराउंड रिवॉल्व करने में, ठीक है, टी स्क्वायर। तो ये क्या होता है, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर क्या होता है बच्चे, ये आपका कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। आर क्या है आपका, मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन, एंड टी इज द टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट। दो केपलर्स gave the law of planetary motion but he could not give a theory to explain motion of planets, ठीक है, इससे जस्ट एक लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन दी थी बट उसने कुछ उसकी पर्टिकुलर थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं किया था मोशन ऑफ प्लैनेट्स की। so it was the Newton who showed that the cause of the motion of planet is the gravitational force which the sun exert on them, right? So in fact Newton used this Kepler's third law of planetary motion to develop the law of universal gravitation, right? So this is all about the Kepler's law of planetary motion. So we have discussed these three laws: first law, second law, and third law, right? Now our next topic is how did Newton guess the inverse square law? How did Newton guess the inverse square law? तो बच्चे अब देखेंगे कि न्यूटन ने कैसे गेस किया इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो जो न्यूटन ने स्टेटमेंट ली थी, ठीक है, न्यूटन ने जो स्टेटमेंट ली थी कौन सी, कि उसने जो अपनी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में स्टेटमेंट क्या दी थी कि द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। उसने क्या बोला था कि जो फोर्स दो बॉडीज के बीच में होती है वो क्या होती है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके बीच में, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, कि ये दो बॉडीज हैं कि जो इनके बीच में फोर्स होगी वो कितनी होगी, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी उन दोनों के स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के बीच, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी फोर्स। तो यही है आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब उसने इसको, हमने इसको पूरा क्लैरिफिकेशन करके देखते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ को। ठीक है, इनवर्स स्क्वायर लॉ में क्या है बच्चे आपका, कि न्यूटन ने एक आइडिया लिया इनवर्स स्क्वायर लॉ का फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, ठीक है। उसने क्या किया बच्चे, उसने केपलर के थर्ड लॉ को अप्लाई किया इसमें, है ना, केपलर का थर्ड लॉ को उसने यूज करके इनवर्स स्क्वायर लॉ को क्या किया, फाइंड आउट किया। तो इसके लिए उसने क्या किया, सबसे पहले उसने कहा, उसने एजम्पशन ली एक कि जो आपके प्लैनेट्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्लैनेट्स हैं जिनका मास कितना m है और वो रिमूव नॉट रिमूव दैट इज मूव कर रहे हैं सन के अराउंड विद वेलोसिटी v, ठीक है। उसने सिर्फ एजम्पशन किया। अब उसने एजम्पशन ये ली कि एक प्लैनेट है जिनका मास m है, वेलोसिटी v के साथ वो मूव कर रहे हैं सन के अराउंड बट इन सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है, नॉट एलिप्टिकल। अब उसने क्या कहा, सर्कुलर ऑर्बिट में वो मूव कर रहे हैं। तो उस टाइम जो सेंट्रीपेटल फोर्स एक्ट करेगा सन की वजह से प्लैनेट्स पे, तो वो कितनी होगी, अब वो देखते हैं। वो होगी F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, ठीक है, ये सेंट्रीपेटल फोर्स अप्लाई हो रही होगी।
सिंस आपको पता है कि मास क्या है, कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट था तो एफ किसके इक्वल होगा, एफ होगा वी स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो कांस्टेंट है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले ले, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अब बच्चे आप देखो कि अगर प्लैनेट जो है वो टी टाइम ले रहे हैं, टी टाइम ले रहे हैं एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करने के लिए, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए अगर टी टाइम ले रहे हैं प्लैनेट्स, तो वेलोसिटी कितनी होगी उस टाइम, उस टाइम जो वेलोसिटी होगी वो होगी 2 पाई आर अपॉन टी। कितनी होगी वेलोसिटी, 2 पाई आर अपॉन टी। क्लियर। सो बच्चे जो फैक्टर 2 पाई है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r अपॉन टी। क्लियर। अगर 2 पाई कांस्टेंट फैक्टर है तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r अपॉन टी। अब अगर हम मल्टीप्लाई करें राइट साइड, ठीक है, अगर हम मल्टीप्लाई करें राइट साइड में और डिवाइड भी करें, ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें ऑन द राइट साइड बाय r, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय r टू दी राइट साइड, तो वो क्या बनेगा, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर अपॉन टी बच्चा इस स्टेप से पहले आपने क्या करना है कि ये दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेना, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, तो बन जाएगा वी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, वी स्क्वायर जब आर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू बनेगा और यहाँ पे ये होगा 1 बाय आर। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या करना है आपने, अब अगर हम केपलर्स के थर्ड लॉ को देखें तो थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग था कि आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, ये क्या है आपके कांस्टेंट थे केपलर्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। तो आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ पे आएगा वी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। और अगर हम 1 बाय आर की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे इन प्लेस ऑफ वी स्क्वायर, है ना, वी स्क्वायर की जगह अगर हम 1 बाय आर वैल्यू पुट करेंगे, क्यों, क्योंकि आपको पता है, हाँ, अब ये देखिए आप कि यहाँ पे क्या है बच्चे, यहाँ पे ये कांस्टेंट हो जाएगा तो 20 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, 1 बाय आर के। अब आपकी जो इक्वेशन 1 थी, कौन सी थी इक्वेशन 1, ये वाली, ठीक है, इस इक्वेशन 1 में हम वी स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू है ना ये, अब हम क्या करेंगे कि 1 बाय आर की जगह वी स्क्वायर, अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो 1 बाय आर है उसकी जगह हम क्या करेंगे, वी स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। या फिर अगर आपने ऐसा नहीं करना है तो आप यहाँ पे जो वी स्क्वायर है उसकी जगह 1 बाय आर यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन के लिए, तो बन जाएगा एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर। तो यही आपका क्या था बच्चे, केपलर का सॉरी इनवर्स स्क्वायर लॉ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज ऑब्जेक्ट्स, राइट। तो यही आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ था जिसमें आपने पहले ये किया एफ इक्वल एम वी स्क्वायर अपॉन आर, फिर आपने क्या किया, एम कांस्टेंट था, प्लैनेट्स का मास कांस्टेंट था तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दी, इक्वेशन 1 आ गई। फिर उसके बाद वेलोसिटी जो थी 2 पाई आर अपॉन टी, 2 पाई इज कांस्टेंट तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर अपॉन टी। फिर आपने उसका स्क्वेयरिंग की बोथ साइड, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया राइट हैंड साइड बाय आर, तो ये आ गया, ये बना वी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर। अब आपने इस वी स्क्वायर की वैल्यू जो 1 बाय आर है वो पुट की फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये बना एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर इंटू आर, दैट इज एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर। तो यही था आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है बच्चे, यही क्या था आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ।